नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। बिहार में नई सरकार गठन के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की। सिक्किम सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल डोकलाम और चोला 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोलेगी। केरल का सबरीमला मंदिर आज शाम वार्षिक मंडला मकरविलक्कू श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। भारतीय वायुसेना फ्रांस की वायु तथा अंतरिक्ष सेना आज से फ्रांस में संयुक्त अभ्यास गरुड़ 25 शुरू करेगी। और विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य में सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन और अन्य कई नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल पटना में मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान सरकार गठन के लिए चर्चा हुई। जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी नवनिर्वाचित 85 विधायकों को पटना बुलाया है। कल जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए के 5 घटक दल अलग अलग बैठक कर अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे। इसके बाद सभी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल की कल हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक आज होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद पार्टी में आंतरिक मतभेद गहरे हुए हैं। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि वे राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रही हैं और लालू परिवार से सभी संबंध भी तोड़ रही हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी की करारी हार हुई है और कार्यकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। श्रीमती रोहिणी ने कहा कि उन्होंने जब ये प्रश्न उठाया तो उन्हें तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज खान ने धमकी दी। रोहिणी आचार्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा में कल 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न अंग रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। सूरत में एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। ये एफआईआर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला में अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी कर कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। पुलिस ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खुल गए हैं। 10 नवंबर को लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था।
भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस के साथ वायुसेना अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। ये अभ्यास 27 नवंबर तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य वास्तविक संचालन वातावरण में सामरिक नीति और प्रक्रिया में सुधार लाना है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे पेशेवर बातचीत, संचालन, ज्ञान का आदान प्रदान और दोनों वायुसेनाओं के बीच श्रेष्ठ कार्यों को साझा करने के भी अवसर मिलेंगे। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पोत निर्माण के लिए भारत दक्षिण कोरिया सहयोग से भारत की बढ़ती जरूरतों के साथ ही वैश्विक बाजारों की जरूरतें भी पूरी हो सकती हैं। श्री पुरी ने ये बात 3 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा पर कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केरल में प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर पवित्र मंडला मकराविलक्कू तीर्थ के लिए आज खुल जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सबरीमला मंदिर आज शाम 2 महीने चलने वाले मंडला मकरविलक्कू वार्षिक तीर्थ के लिए खुलेगा। ये तीर्थ यात्रा कल मलयालम महीने वृश्चिकम के आरंभ के साथ शुरू होगी। दर्शन के लिए कतार व्यवस्था की गई है और तत्काल बुकिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 90,000 दर्शन स्लॉट उपलब्ध होंगे, जिनमें से 70,000 ऑनलाइन बुकिंग के जरिए और 20,000 तत्काल बुकिंग के माध्यम से भरे जाएंगे, जिससे भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से सुनिश्चित हो पाएगा। पंपा से सन्निधानम तक के ट्रैकिंग मार्ग पर स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए पुलिस, देवस्थोम कर्मचारी और स्वयंसेवक तैनात हैं। मंडल पूजा 27 दिसंबर को होगी और मकर विलक्कू उत्सव 14 जनवरी को होगा। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। सीमांत पर्यटन के विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए सिक्किम सरकार ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील डोकलाम और चोला स्थलों को इस वर्ष 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इस निर्णय के साथ पहली बार नागरिकों को इन उच्च सुरक्षा सीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सिक्किम सरकार के इस कदम का उद्देश्य साहसिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट। सिक्किम सरकार रक्षा मंत्रालय की भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत सोला और डोकलाम को खोलने की तैयारी कर रही है। 8 साल पहले भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई गतिरोध के बाद डोकलाम को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। ये जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और राजधानी शहर गंगटोक से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर है। दूसरी ओर चोला अपने मनोरम परिदृश्य और समृद्ध विरासत के लिए इतिहास प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों के लिए जरूर घूमने वाले जगहों में स्थान प्राप्त किया है। सोला मुख्य रूप से 1967 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के लिए भी जाना जाता है। सिक्किम सरकार और सेना अगले महीने तक पर्यटकों के स्वागत के लिए इन जगहों को विकसित कर रही है। हालांकि सिक्किम सरकार दोनों जगहों पर आने जाने के लिए खास निर्देशों के साथ प्रतिदिन सीमित संख्या में वाहन और बाइकों को ही अनुमति देगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी से बातचीत की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान भारत और बहरीन के बीच दीर्घकालिक और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं के बीच वर्तमान क्षेत्रीय वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात शुल्क में कटौती की है। इस निर्णय से भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को लाभ होने की संभावना है। इसके अंतर्गत अन्य वस्तुओं में कॉफी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर और बीफ शामिल हैं। श्री ट्रंप ने पहले भारत से आयात पर 25% शुल्क के अलावा रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने पहले जेनेरिक दवाओं को शुल्क मुक्त कर दिया था, जिससे भारत को लाभ हुआ। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। परिषद ने 1966 में इसी दिन अपना कामकाज शुरू किया था।
स्थापना के बाद से परिषद एक स्वतंत्र नैतिक प्रहरी के रूप में काम करती रही है। ये पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने और प्रेस को बाहरी प्रभावों तथा खतरों से बचाने के लिए कार्य करती है। इस वर्ष का विषय बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा पर केंद्रित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्र, निडर और तथ्य आधारित पत्रकारिता मजबूत लोकतंत्र की नींव रखती है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु और कराईकल में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार। ग्रेटर नोएडा में आज से विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 20 नवंबर तक चलेगी। विश्व कप फाइनल्स विश्व मुक्केबाजी कप श्रृंखला 2025 का हिस्सा है। ये ब्राजील, पोलैंड और कजाकिस्तान में आयोजित 3 विश्व कप चरण के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 देशों की 130 मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। भारत सभी 20 श्रेणियों में हिस्सा ले रहा है, जिसमें मीनाक्षी, निकहत जरीन, जैस्मीन और स्वीटी बोरा जैसे विश्व चैंपियन मुक्केबाज शामिल होंगे। भारत पुरुष मुक्केबाजी में भी पदक जीतने का प्रयास करेगा। अविनाश जामवाल और हितेश ने इस वर्ष के विश्व कप चरण में 2-2 पदक जीते थे। वहीं कोलकाता में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में कल के स्कोर 7 विकेट पर 93 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने पर कप्तान टिम्बा बावुमा 29 और कोर्बिन बॉस्क 1 रन बनाकर क्रीज पर है। दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त 63 रन की हो गई है। इससे पहले कल भारत की पहली पारी 189 रन पर सिमट गई थी। केएल राहुल ने भारत की ओर से सबसे अधिक 39 रन बनाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे। भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद लवलीन। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन से संबंधित खबरों को अमर उजाला और राजस्थान पत्रिका सहित लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है कि बिहार की जनता ने जातिवाद के जहर को नकारा और विकास को चुना। लगभग सभी अखबारों ने राष्ट्रीय जनता दल की हार के बाद लालू प्रसाद परिवार में पारिवारिक कलह की खबरों को प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस जानकारी को दिया है कि आयोग ने बिहार में संशोधित मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के लिए कहा। आधार को नागरिकता के लिए नहीं बल्कि पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने के निर्देश पहले से ही जारी कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में हुए विस्फोट को सभी अखबारों ने सचित्र लिया है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, गृह मंत्रालय एक्शन में, जांच के आदेश जारी किए। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, भोजन की बर्बादी रोके, ये करोड़ों जरूरतमंदों का बन सकता है निवाला। पत्र के अनुसार हर साल लगभग 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है देश में। हिंदुस्तान की खास खबर है, 4 धाम से पुण्य बटोरा और छोड़ गए हजारों टन कचरा। पत्र कहता है, केदारनाथ धाम में इस बार 2324 टन कूड़ा जमा हुआ, जो पिछले साल में करीब 324 टन अधिक है। अमर उजाला ने मौसम में तेजी से बदलाव को प्रमुखता से देते हुए कहा है कि उत्तर में कोहरा और पाला, दक्षिण में चक्रवाती बारिश। पत्र के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी से तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, मैदान तक दिख रहा असर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में नई सरकार गठन के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की। सिक्किम सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल डोकलाम और चोला 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोलेगी। केरल का सबरीमला मंदिर आज शाम वार्षिक मंडला मकरविलक्कू श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा।
भारतीय वायुसेना फ्रांस की वायु तथा अंतरिक्ष सेना आज से फ्रांस में संयुक्त अभ्यास गरुड़ 25 शुरू करेगी और विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।